ओके, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का अपना आज हमारा लेक्चर है। और आज के टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय। फिर से समझ लीजिए, गॉस की प्रमेय हमारे जो क्लास ट्वेल्थ की पढ़ाई है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो आगे टॉपिक जुड़े हुए हैं जिन डिफरेंट हमको आगे पढ़ने हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गॉस की प्रमेय फंडामेंटली वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसको ध्यान से आप समझिए। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अराइज ये होता है कि गॉस की प्रमेय है क्या। गॉस की प्रमेय का कथन क्या है। किसी भी प्रमेय का एक स्टेटमेंट होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी प्रमेय को किसी भी प्रमेय का स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार केवल स्टेटमेंट पूछा जाता है, पूरा डेरिवेशन नहीं करना होता है। कई बार स्टूडेंट पूरा पूरा डेरिवेशन कर जाते हैं स्टेटमेंट जहाँ पूछा जाता है। ऐसा नहीं करना है। जब स्टेटमेंट पूछा जाए तो आपको स्टेटमेंट ही देना है, और जब आपसे पूछा जाए कि पूरा आपको डेरिवेशन करना है, उत्पत्ति देनी है, तब आपको पूरा डेरिवेशन करना होगा। तो जैसा क्वेश्चन हो वैसा सोल्यूशन होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए अपनी। तो शुरू करते हैं। तो पहले जैसे गॉस की प्रमेय का कथन क्या है। तो जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। गॉस के नियम का उल्लेख, केवल उल्लेख पूछ रहे हैं, गॉस के नियम की उपपत्ति नहीं पूछ रहे हैं। तो गॉस के नियम का उल्लेख करना है तो सिंपल, बहुत क्लीन क्लीन छोटा रखते हुए, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। सिंपल है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई, जो फ्लक्स है, फ्लक्स फाई ई से शो कर रहे हैं, उसका जो वैल्यू होती है वो उस जो पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, उससे परिबद्ध, मतलब उससे उसके अंदर जितना भी आवेश है Q, उसका कितना गुना होता है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स। यानी जितनी वैल्यू है Q की, उसकी गुणा कर दीजिए 1/एप्सिलॉन नॉट से, तो आपको क्या मिल जाएगा, वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। बस इतना सा स्टेटमेंट है गॉस के नियम का। अब दूसरा एक क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। ये एक इसकी डिफरेंट फॉर्म है। वो तो स्टेटमेंट है, ये इसकी डिफरेंट फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का कि गॉस की प्रमेय को। तो इसमें क्या है, ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में डी ए क्षेत्रफल के बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स इस तरीके से दिया जाता है। देखिए, कहीं पर चार्ज रखा होगा तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो होंगी होंगी। तो एक पहला स्टेटमेंट, पहला नियम जो हो गया वो ये कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। ये तो अपना पहला हो गया, ऊपर का जो बॉक्स में ऊपर जो हमने मेंशन कर रखा है। अब जो दूसरा एक रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन एनक्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। क्योंकि आपको पता है कि जब जहाँ चार्ज होता है वहाँ वैद्युत बल रेखाएं होती ही होती हैं। तो इसी नियम को वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा भी समझा जा सकता है या रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो नीचे जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो, और जो क्षेत्रफल है वो टोटल हमें, या क्षेत्रफल का अवयव हमें पता है डी ए, और हम उस केस में फाई ई को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू एनक्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये जो इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है इसके ऊपर साथ में एक सर्किल बना देते हैं, इसे बोलते हैं एनक्लोज्ड। मतलब पूरा जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा बंद क्षेत्रफल होना चाहिए, कहीं भी ओपन नहीं होना चाहिए। सो ये आपको अगेन एक फॉर्मूला दे देता है गणितीय रूप में गॉस की प्रमेय का। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप दोनों तरीके, जब आपसे पूछा है गॉस के नियम को उल्लेख कीजिए, गॉस की प्रमेय के गणितीय रूप को लिखिए, या गॉस का नियम को समझाइए, तो आप इन दोनों को मिक्सअप करके लिख सकते हैं। अगर खाली नियम पूछता है तो आप ऊपर वाला लिखेंगे, गणितीय रूप पूछता है तो नीचे वाला लिखेंगे, और अगर पूछता है कि गॉस के प्रमेय को समझाइए तो आप दोनों को इंक्लूड करके लिख दीजिए। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि गॉस की प्रमेय का मतलब उत्पत्ति या डेरिवेशन, गॉस की प्रमेय सिद्ध करके दिखाइए। तो उसके लिए आप शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, या वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। ये डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आगे भी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है। अब हम करते हैं शुरुआत डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन में गॉस की नियम की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन, यहाँ से हम अपनी बात शुरू करेंगे। हम गॉस की प्रमेय का उल्लेख कर चुके हैं ऑलरेडी। तो माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्मॉल क्यू आवेश स्थित है। देख लीजिए, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले आप बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक पॉइंट मेंशन करेंगे ओ पॉइंट पे क्यू चार्ज रखेंगे, और उसके अराउंड कोई भी रैंडम सरफेस बना दीजिए। उन्होंने कोई शेप डिफाइन नहीं की, ऐसी ही शेप होनी चाहिए, कोई रैंडम शेप बना दीजिए जो उन्होंने बनाया हुआ है। जैसे एक कोई फल का आकार दे रहा है ये, और उसी में एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे पी पॉइंट। देखिए पी पॉइंट, पी इन्होंने दूर कर रखा है, जहाँ पे ये एंगल थीटा बन रहा है वो पॉइंट आपका क्या है, पी।
तो सपोज ये जो सरफेस बनाई थी आपने, उस सरफेस के पॉइंट पी पर आपको क्या करना है, फ्लक्स फाइंड आउट, या इस पूरे हमें तो पूरा फ्लक्स आउट फाइंड आउट करना है, हमने एक पॉइंट पी ले लिया है, ठीक है। उस पॉइंट पी पर आपको पता है कि वैद्युत बल रेखा सीधी निकलती है चार्ज से, तो स्मॉल चार्ज जहाँ क्यू रखा हुआ है, क्यू से पॉइंट पी तक अगर आप रेखा खींचेंगे तो एक सीधी रेखा आएगी जो ई की डायरेक्शन बता रही है, कैपिटल ई की डायरेक्शन। वैद्युत बल रेखा सीधे चलते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा मतलब मार्ग नहीं लेते, वो सीधा चलते हैं, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन सीधी आपकी किसको दिखा रही है, वैद्युत बल रेखा को। अब उसी पॉइंट पी पर अगर हम सरफेस की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो सरफेस हमारी टेढ़ी मेढ़ी है। अब सरफेस की कोई भी रैंडम डायरेक्शन हो सकती है, सपोज इस समय ये जो डायरेक्शन है वो डी ए की डायरेक्शन में है सरफेस की। सरफेस हमने बता चुके हैं कि सरफेस की डायरेक्शन क्या क्या होती है पिछले लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। तो ये सरफेस की डायरेक्शन सपोज मान लीजिए डी ए डायरेक्शन में है, तो डी ए और ई के बीच में एंगल कितना है, थीटा। डी ए और ई के बीच में एंगल कितना है, थीटा। और ये स्मॉल पॉइंट पी हो गया, और स्मॉल आर कैप जो बीच में आपको नजर आ रहा है, स्मॉल आर के ऊपर जो कैप लगा रखा है ओ और पी पॉइंट के बीच में, जो एरो के साथ में दिया हुआ है, तो ये जो है ये आपका क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सदिश, दिखा रहा है एकांक सदिश, आपकी ई की डायरेक्शन में एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश पढ़ चुके हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा। इकाई सदिश आपको 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं सदिशों के बारे में, तो इकाई सदिश ये एक तरीके का है। और यहाँ पे पी पॉइंट हो गया आपका, सरफेस की डायरेक्शन हो गई, ई भी हो गया, चार्ज भी हो गया, और यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है डी फाई ई। इसके बारे में बात करते हैं, तो शुरू करते हैं। तो अब जब आप आपका डायग्राम बन जाता है, फिर आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो माना किसी बिंदु बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्मॉल क्यू आवेश स्थित है, पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्र डी ए। देखिए यहाँ पे जो एक शंकु बना रखा है, आप शंकु पे आते हैं जी। पॉइंट ओ से ये जो एक शंकु बना हुआ है इसी के अंदर, ये जो शंकु, जहाँ शंकु का जो बेस है, जो सर्कल टाइप का देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो जहाँ पे पॉइंट एंगल थीटा बन रहा है, वहाँ पे जो सर्कल पूरा बना हुआ है, इस जो शंकु का बेस है, ये क्या है, ये एरिया है जिससे हमने एरिया एलिमेंट मान लिया है डी ए, स्मॉल डी ए, ठीक है। और उसी स्मॉल डी की डायरेक्शन क्या है, जो एरो से शो करी गई है। तो इसका मध्य बिंदु क्या है, पी है, इसका मध्य बिंदु है पी। तो यदि ओ पी इजिकल टू कितना है, आर, ओ पी इजिकल टू स्मॉल आर डिस्टेंस, ये स्मॉल आर डिस्टेंस अलग है और वो आर कैप अलग है, ये स्मॉल आर मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है डिस्टेंस की। तब कूलाम के नियम से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता E इजिकल टू क्या होगी, देखिए जो थोड़ा इसमें कुछ मार्क लगे हुए हैं, लेकिन E इजिकल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, दूरी पता है, आवेश की वैल्यू पता है। अब ये फॉर्मूला लगने के बाद हम लोगों ने फिर उसके बाद क्षेत्रफल डी ए से निर्गत निर्गत वैद्युत क्षेत्र ई का फ्लक्स। अब फ्लक्स को हम जानते हैं, फ्लक्स हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता होनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए वैद्युत जो जो पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश। तो दोनों चीज़ें पता है, डी ए वैक्टर पता है हमें, ई भी पता चल गया है। तो ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, बिकॉज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट किया है। तो डी फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। तो ये आ गया, इस जो छोटा सा बेस जो डी ए एरिया था, उस डी ए एरिया से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आपके पास आ गया, वो है डी फाइव इजिकल टू ई डॉट डी ए। जो ये वो फ्लक्स है जो उस सर्कल से निकल के आ रहा है, किसके सर्कल से, वो शंकु का जो बेस आपको नजर आ रहा है, उस शंकु के बेस से। इसके आगे चलते हैं, तो हम इसलिए संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना। तो जब पूरे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। आखिर में देखिए इंटीग्रेशन का साइन कर दिया, तो फाई जो संपूर्ण फ्लक्स है, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई इजिकल टू इंटीग्रेशन, एनक्लोज इंटीग्रेशन डी फाई। और डी फाई की वैल्यू क्या है, ई डॉट डी है, तो डी फाई की यहाँ पे क्या रख लिया, ई डॉट डी आखिरी में रख लिया। तो ये हमारा मकसद है, इसको कैलकुलेट करना, फाई को कैलकुलेट करना। अब ई डॉट डी है, अब आगे चलते हैं। नाउ ई डॉट डी ए, या हमें पता है जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ऐसी ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ दी वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, ई और डी ए। ई और डी के बीच में एंगल जो भी है उसका कॉस लगा देते हैं, तो उसका एंगल क्या था हमारा, थीटा। डायग्राम में देखेंगे आप पीछे, तो डायग्राम में एंगल क्या है आपका, थीटा। तो डायग्राम में जो एंगल है थीटा, वही थीटा हमने इसमें लगा दिया, ई डी ए कॉस थीटा। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की बारी आती है, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले ई की वैल्यू लगाते हैं। ई की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
अब इन्होंने जो नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में इन्होंने तुरंत ही क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर रख दिया है। देखिए ये ई की वैल्यू से आ रहा है, कैपिटल ई की जो वैल्यू में वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट था वो बाहर आ गया, क्यू बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया? क्योंकि ये क्वांटिटीज कांस्टेंट है, क्योंकि क्वांटिटीज बदलेंगी नहीं, क्योंकि चार्ज जो अंदर रखा हुआ है वो किसी भी स्थिति में बदलेगा नहीं, वो फिक्स है। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। एक स्मॉल आर है वो चेंज होगा सरफेस के साथ, यहाँ सरफेस टेढ़ी मेढ़ी है तो सरफेस जब पास में आएगी तो उसकी स्मॉल आर की वैल्यू अलग होगी, किसी और डायरेक्शन में लेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू अलग होगी। जैसे पॉइंट पी पर इस समय हम लोग बात कर रहे हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू कुछ है फिक्स। अगर उसी ओ पॉइंट से पी की ओर न जाके ओ पी पॉइंट के अपोजिट चले जाएं तो बहुत ही छोटी कम डिस्टेंस नज़र आ रही है, ठीक बैक साइड में देखिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, तो डिस्टेंस आर क्या होगी, ये चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसको आर को इंडिकेशन के अंदर रखा गया है। अब जहाँ इन्होंने नीचे जो स्टेट कर रहे हैं इक्वेशन वन के बाद, जहाँ थीटा सदिश ई तथा अल्पांश डी ए के बीच का कोण है, जो हमने बता दिया आपने, परिभाषा के अनुसार क्षेत्रफल डी ए द्वारा गोले के केंद्र ओ पर बनाया गया घन कोण। यस, अब आती है बात घन कोण की। एक बार 11th क्लास के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा घन कोण के बारे में। तो घन कोण क्या होता है? किसी सरफेस द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को कहते हैं। सरफेस और किसी बिंदु पर जो बनने वाला कोण होता है उसे घन कोण कहते हैं। या फिर 11th क्लास के आप नोट्स को रिवाइज करेंगे, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, या 11th क्लास के स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट करके या मेरे कुछ वीडियोस में आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको वहाँ पे घन कोण समझाया हुआ मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम तुमको घन कोण देखना है, तो घन कोण इसमें देखिए आगे बात करते हैं। तो परिभाषा के अनुसार क्षेत्रफल डी ए द्वारा गोले के केंद्र बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण डी फाई ई इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मान, ये जो समीकरण दो का जो मान है, समीकरण एक में रखने पर आपको फाई कितना मिल रहा है, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, यानी जो वैल्यू है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरा पूरा क्या बना रही है, घन कोण की वैल्यू बन जा रही है। जो घन कोण की वैल्यू है तो ये पूरी पूरी क्या हो गई, डी फाई ई हो गया। अब क्योंकि बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर किसी बिंदु पर बनाया गया संपूर्ण घनकोण 4 पाई होता है। देखिए घनकोण के केस में अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो किसी पॉइंट पर अगर आप बैठते हैं या आप किसी बंद कमरे में अगर हैं तो आप अपने जितना भी अपने अराउंड जितना भी देख सकते हैं, जितना भी आप सरफेस कवर कर सकते हैं, वो कोण के माध्यम में 4 पाई ही होगी। चाहे आप एक कमरे में बैठे बैठे इस कमरे को देखिए या आप पूरे ब्रह्मांड को भी अगर आप देख पाएंगे तो जो घनकोण बनेगा पूरे ब्रह्मांड का वो 4 पाई ही होगा। किसी भी सरफेस का घनकोण 4 पाई से ज़्यादा नहीं होता अगर आप उस सरफेस के अंदर बैठे होते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है घनकोण की वो क्या होती है, 4 पाई। तो आप जब बिंदु आवेश किसी सरफेस के अंदर बंद है तो वो जितना भी अराउंड अपने आसपास जितना भी देख सकता है वो कितना देख सकता है, 4 पाई ही बनेगा। जो सरफेस का जो एंगल बनेगा उस बिंदु पे कितना बनेगा, 4 पाई। तो ये डी फाई ई की जो मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई, यानी जो मैक्सिमम क्या सिंपली आपसे कह रहे हैं कि टोटल वैल्यू कंप्लीट, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंप्लीट टोटल जोड़ देना। तो आपने इसकी डी फाई की मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई वो कितना होता है, 4 पाई होती है। तो वो 4 पाई आप लगा सकते हैं उसकी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जब डी फाई की वैल्यू किया 4 पाई लगा देंगे तो 4 पाई ऊपर जो देखिए सेकंड लाइन में 4 पाई ऊपर वाला और नीचे वाला 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो अपॉन में आंसर में रह गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो ये आ गया आपका वो वैल्यू जो हम लोगों को कैलकुलेट करके दिखाना था। हम लोगों ने गॉस के नियम में पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है वो परिबद्ध आवेश Q के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आना चाहिए। तो वो हमारा वैल्यू आ गया है। आपका डेरिवेशन यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। आपसे जो पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है जो इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर देना है। वैसे आपका डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट है तो यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। लेकिन उसके अलावा एक क्वेश्चन ये अराइज किया जाता है कि अगर जो आवेश ढेर सारे हों किसी पृष्ठ के अंदर, अगर ढेर सारे डिस्क्रीट चार्जेस रखे हों, डिस्क्रीट यानी डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब जैसे फैले हुए अलग अलग दिखने वाले, कंटिन्यूस नहीं, सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं, रखे हुए ढेर सारे चार्ज। तो अगर ढेर सारे चार्ज हैं, सपोज यदि बंद पृष्ठ के अनेक आवेश Q1 Q2 डॉट 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 एंड सो ऑन Qn हो, तो प्रत्येक आवेश के कारण निर्गत फ्लक्स और फ्लक्स भी दिए हुए हैं सबके द्वारा पता है। तो समीकरण तीन से समीकरण तीन क्या देख लीजिए, ये समीकरण तीन नजर आ रही है ऊपर, फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नॉट। तो इसी से ही हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है। तो 5 1 5 2 5 3 5 n कैलकुलेट कर लीजिए डिफरेंट सारे और उन सबको जोड़ दीजिए, या फिर सिंपली आप सारे चार्जों को जोड़ लीजिए और उसे 1 अपॉन एप्सिलॉन से गुणा कर दीजिए। तो दोनों केस में आंसर आपको सेम मिलेगा। चाहे तो आप अलग अलग 5 1 5 2 5 3 निकाल दीजिए,
या फिर सारे चार्जों को जोड़ लीजिए और सारे चार्जों को जोड़ने के बाद 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इन्होंने सबसे लास्ट लाइन में कर रखा है। देखिए इन्होंने, क्योंकि एप्सिलॉन तो दोनों में सब में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, ऊपर चार्जेस सारे जुड़ गए हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Qn, ये सारे चार्ज जुड़ गए, तो इसे आप सिग्मा Qn भी कह सकते हैं, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा Q यानी सारे चार्जों को जोड़ लीजिए और 1/ε नॉट से गुणा कर दीजिए, तो आपको सिंपली फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात थी आखिरी में, एंड में अगर कहीं पूछी जाती है तो इसे भी आप बता सकते हैं, अनलेस आपका डेरिवेशन वहीं पर कंप्लीट हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज के केस में जो हम लोगों ने समझा है। सो अगेन, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ डाउट हो, वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए, तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, लेकिन दिमाग में क्लियर होना चाहिए आपके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और कई जगह पे यूज़ होता है, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में, डिफरेंट सेक्शंस टॉपिक्स में। ठीक है, सो करिए ऐसे ध्यान से, और फिर हम अगले लेक्चर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू, बाय बाय।